सो फास्ट ट्रैक में कल हमने जो क्लास ली थी, कल वर्क एनर्जी एंड पावर हमने स्टार्ट कर दिया था। नहीं, वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करे हुए काफी दिन हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी कल हमने डिस्कस कर लिया था। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ न्यूमेरिकल्स और देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखिए। एक न्यूमेरिकल और लिखिए। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी of a configuration is U is equal to kxy find force acting on particle as function of x and y। भाई ये मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यश, वो न्यूमेरिकल्स मुझे कराने के लिए ना सब कुछ रिवाइज कराना पड़ रहा है, तो मैं पहले थोड़ा सा वर्क एनर्जी का पार रिवाइज करा दूं, उसके बाद फिर मैं उस चीज को शुरू कर दूंगा, क्योंकि क्लास में एक दो बच्चों के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सब कुछ भूले पड़े हैं, मुझे दोबारा रिवाइज ही कराना है। तो उसमें मैं एक बार रिवाइज करा दूं, फिर मैं एक साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो मुझे फ्रूटफुल दिख नहीं रहा था, एक दो के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। आपका रिवीजन, आपके न्यूमेरिकल सब इसमें हो जाएंगे। करिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। यश, सॉल्व करिए और बताइए क्या है। मेघना का आंसर कुछ आया। मेघना, साइन देखना जरा, साइन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। खैस्पल का सही है, वजाहत का सही है, अलमास का आंसर सही है। यश, सॉल्व करो इसे जल्दी से। इस पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना कर रखा हो। गलत आ रहा है आंसर। मेघना, अब सही है आपका, अरबाब गलत आ रहा है। देखिए, आपको जो पोटेंशियल एनर्जी दी है ना, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज के एक्स वाई। एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन। सो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी कैलकुलेट करेंगे और आप फोर्स का वाई कंपोनेंट भी कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का एक्स कंपोनेंट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ के एक्स वाई। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, देखिए, माइनस के और वाई तो अलग हो गया, के कांस्टेंट अलग हो गया, वाई अलग हो गया। अब क्या बच गया? एक्स बचा। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही यही है कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कंसीडर वाई एज अ कांस्टेंट, जब आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को एज अ कांस्टेंट मान। तो ये आया माइनस ऑफ के वाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो आपको ये एफ एक्स मिल गया, इट्स माइनस ऑफ के वाई, ये एफ एक्स आ गया। इसी तरह से आप एफ वाई निकाल सकते हैं। एफ वाई आएगा माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। पहले की तरह जब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन यू विल कंसिडर योर x एज अ कांस्टेंट। योर x इज अ कांस्टेंट नाउ। तो माइनस ऑफ डेल ओवर डेल y ऑफ u, वेयर u is kxy।
So your Fy is now, it's minus of K, it's X, it's del over del Y of Y. Y का derivative 1 होता है. So your Fy is minus of Kx. It's minus of Kx. अब इसके बाद जो नेट फोर्स है, that net force is, it's Fxi cap plus Fyj cap. Fx is minus of Kyi cap minus of Kxj cap. तो ये एक्सप्रेशन है आपकी फोर्स का, माइनस Kyi cap माइनस Kxj cap. ये 12th के सिलेबस में याद है तुम्हें, ये काम तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. चलिए, और आप में से जिन लोगों ने अभी अभी 11th का कंप्लीट करा है, आप लोगों के पास एक एज होता है कि 12th वाले बच्चे के कंपेरेबल और जो ड्रॉप आउट है उसके कंपेरेबल आपकी चीजें ज्यादा फ्रेश होती हैं, अभी स्कूल एग्जाम्स दिए हैं, सब याद होता है. तो इसकी मत टेंशन लिया करोगी सीक्वेंस से होगा, एंट्रेंस में कुछ सीक्वेंस में नहीं आता है. जो हो रहा है वो आपको आता है, आप कर चुके हैं, मतलब हर एक चीज आप कर चुके हैं, बस याद कराना है खुद को कि ओके मैंने करा हुआ था. अब आप मैग्नीट्यूड कहा नहीं उसने, अगर वो कहता मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे निकाल लेते हैं, अगर वो कहता फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये होता है रूट ओवर माइनस ऑफ के वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स का स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, माइनस ऑफ के वाई का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ के एक्स का. तो आपको यह आ गया कि फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे लेकर आएंगे. अब यहां पर ना आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं. कितने टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, एक मिनट, ये कहां गया, आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं. एक इक्विलिब्रियम है जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. एक इक्विलिब्रियम है जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एक इक्विलिब्रियम है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर एक मैं आपसे कह रहा हूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, दैट मींस भाई इक्विलिब्रियम तो है तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी कि नेट फोर्स 0 है. स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में थी लेकिन मैं उसको उठाकर कहीं और ले गया, जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो दोबारा वहीं आ जाएगा जहां से शुरू किया था. बॉडी विल रीगेन its equilibrium position on being disturbed. डिस्टर्ब करने पर बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रेन कर लेती है. तो वो इक्विलिब्रियम जहां डिस्टर्ब करने पर बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेगी, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. एग्जांपल समझ, मान लीजिए बाउल, इस बाउल में यहां मैंने एक बॉल रख दी, ये इस बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है. मैं इसे डिस्टर्ब करके यहां ले गया, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा दोबारा से बॉल अपने आप वहीं आ जाएगी जहां से शुरू किया था.
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कि एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैंने जैसे ही उसे डिस्टर्ब किया और रिलीज किया, वो बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर देती है। इसे आप कहते हैं दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी डिस्टर्ब करने के बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन दोबारा से रीगेन कर देगी। कुछ चीजें और याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन यहां 0 आता है, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उसे आप कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, du ओवर dx 0 होगा। अगर आपने बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया तो वो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर ले। ये तो थ्योरेटिकल चीजें, न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है कि मिनिमम है। ये मैक्सिमम मिनिमा की ट्रिक्स। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो देखिए अनस्टेबल भी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ही तो है, तो यहां भी होगा तो यही कि नेट फोर्स 0 है, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी डिस्टर्ब करने पर। बॉडी विल नॉट regain its equilibrium position on being disturbed। डिस्टर्ब करने पर बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी, इसे आप कहेंगे दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ चीजें और लिख दूंगा, एग्जाम्पल देखिएगा। ये बाउल है, यहां पर आपने बॉल रख दी, ये बॉल यहां रेस्ट में इक्विलिब्रियम में। अगर आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो ये बॉल दोबारा कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगी। एक पॉइंट पर तो ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में बॉल है। अगर आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगी, इसे कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, du ओवर dx 0 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के बाद नेक्स्ट देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स तो यहां भी 0 होगी। न्यूट्रल में क्या होता है, बॉडी हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होती है, कहीं ले जाओ बॉडी को, कहीं डिस्टर्ब कर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी देखो यहां पर स्टेबल में क्या था, यहां इक्विलिब्रियम था, यहां इक्विलिब्रियम नहीं था, डिस्टर्ब किया वापस आ रही है। अनस्टेबल में ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, डिस्टर्ब किया तो बॉडी इक्विलिब्रियम से हिल गई। लेकिन यहां क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, हर एक पॉइंट पर। जहां आप डिस्टर्ब करके छोड़ दें इसे, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, तो du ओवर dx इज 0 एवरीवेयर, हर जगह ये 0। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब ये इक्विलिब्रियम आपको ग्राफिकली मुझे दिखाने हैं कि ग्राफ देखकर कैसे अंदाजा लगाएंगे कहां स्टेबल है, कहां अनस्टेबल है, कहां न्यूट्रल। तो ये एक्स एक्सिस पर तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन है, वाई एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है।
देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। अगर आप यहां देखेंगे यहां पर, तो योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर आप यहां देखेंगे, सो योर पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। तो ये मिनिमम का मतलब है दिस इज स्टेबल, मैक्सिमम का मतलब है अनस्टेबल, कांस्टेंट होने का मतलब है न्यूट्रल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बॉडी यहां रख दी, ये स्टेबल था ना, अगर आप डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी जगह आ जाएगी, यहां आपने डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी जगह आ जाएगी। अनस्टेबल, यहां इक्विलिब्रियम था, डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला गया, डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला गया, दैट्स अनस्टेबल। चलिए भाई लिखिए इतना और बताइए मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी है तो बताइएगा। लिखिए लिखिए। हाँ हाँ जैनब, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे, पहले तो ये पोटेंशियल एनर्जी से चीजें क्या क्या रिलेट होती है ना, फिर आएंगे टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर भी। अब ये वो चीजें जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। इतना लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। हाँ हर्षित बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जीरो। कांस्टेंट है ना, पूरा कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे थ्री है, थ्री का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सब जीरो है। सबने लिखा? चलिए इसको लिखिए।
potential energy of a particle in certain field has formed U is equal to A by R square माइनस बी बाय आर। इसे आप ट्राई करेंगे क्योंकि ऐसा एक ही क्वेश्चन है। पहले आप करोगे, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स and r is distance center of field. Corresponding to equilibrium position of particle. Decide whether equilibrium is stable or unstable. हिंट मैं आपको दे सकता हूं, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता इसे देखकर, तो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होती है और फोर्स होती है माइनस डी यू ओवर डी आर, जीरो होगा। इसे डिफ्रेंशिएट कर जीरो लिख दो, वहां से आर की वैल्यूज निकाल दो। जो आर की वैल्यू होगी वहां मिनिमा, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव ले लेना और जो आर की वैल्यू यहां से आएगी उसे रख देना और फिर देख लेना कि क्या कंडीशंस थी। ये कंडीशन देखना, अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है तो स्टेबल, लेस देन जीरो आता है तो अनस्टेबल। चलो भाई शुरू हो जाओ। वजाहत का आंसर, वजाहत जरा चेक करना यार, मुझे साइन में गड़बड़ लग रही है। देखना वजाहत, एक बार डबल चेक करो एक बार अपना आंसर। यार कुछ गड़बड़ नहीं है। अलमास लिखना, अपना फाइनल आंसर लिखना। कैस्पल कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। चलो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूं। एफ होता है ना माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर। हाँ माइनस है, ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर है, बिल्कुल। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आया माइनस डी ओवर डी आर। अभी एकदम से सही आने लगा। चलो अब तो सही आ रहा है सब लोगों का। साइन का ही गड़बड़ था ना। ठीक कर लो इसे, बाकी लोग करो ना। 4 लोगों के आंसर्स आए, 4 नहीं 5 लोगों के। यश सही करो अपना, गड़बड़ है कहीं। अब सही है। और लोग, मेघना, जैनब, अरबाब, अमन, अनीस, नबीला, मदिया, फौजिया। अरे आज हार्दिक आया हुआ है, गुड। हार्दिक वेकेशन खत्म। हाँ
सही आ रहा है हार्दिक, सही आ रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल खत्म। अरबाब मुझे ये तो लिख कर बता दो कि पॉइंट क्या है, पॉइंट कहां पर है। जैनब का देखो आंसर सही आया। पॉइंट क्या है? मेघना गलत आ रहा है, मेघना गलत आ रहा है। चेक करो, चेक करो अपना डेरिवेटिव चेक करो। मदिया इतना टाइम क्यों लग रहा है? मदिया इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नहीं नबीला, कुछ गड़बड़ है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, हाँ फिर सेकंड पार्ट तुम लोग करना। तो इसे देखो, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ना यहाँ पर, तो माइनस ऑफ ए बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2a/r³ और -1/r का डेरिवेटिव होगा +b/r² इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो ये आ जाएगा b/r² -2a/r³ इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा b/r² इज इक्वल टू 2a/r³। आर स्क्वायर से क्यूब गया, आर आ गया 2a/b। नाउ दिस इज योर आर, पोजीशन वेक्टर आर इज 2a/b। नाउ तो वंस यू हैव योर आर, आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। आर आ गया, ये इसी को तो आर नॉट कह रहा है वो। आर आ गया, 2a/b आया। क्या छोटी छोटी गड़बड़ कर रहे थे। चलो यश ने कुछ डिसाइड किया, अभी देखते हैं यश। अब फर्स्ट पार्ट तो चलो मैंने कर दिया ना, सेकंड पार्ट अब तुम्हें करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालो यार, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। d2u/dr²। यहां से ना d2u जो भी आएगा तुम्हारा, एक बार डिफरेंशिएट कर कर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें आर की ये वैल्यू रखो और देखो ग्रेटर देन जीरो आता है या लेस देन जीरो आता है। जैसे यश ने मुझे बताया आंसर कुछ यार यश, यहाँ तो आंसर की में तो उल्टा दिया है जो आपका आ रहा है। वजाहत का सही आ रहा है। अरबाब आपका भी जो आ रहा है उसका उल्टा दिया हुआ है। जोया आपका आया। बच्चे देखो ये ये कैसा है आपका जो आंसर आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। वहां से आप डिसाइड कर सकती हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। खुद कीजिए डिसीजन, मेरे लिए मत छोड़िए। इलेक्ट्रोस्टैट की पहली क्लास से आप इसे यूज कर रहे होंगे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोस्टैट में। हाँ जोया, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। हालांकि आपका जो आंसर आया है मुझे उस पर शक है थोड़ा, लेकिन आप जो फाइनल जो कंक्लूजन लिख रही हैं वो सही है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, हाँ। तो देखिए du/dr ये आया था -2a/r³ +b/r²। तो du/dr है -2a/r³ +b/r। मैं देखो आंसर जो गिवन है की में, वो गिवन है इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। -2a/r³ +b/r²। सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, चलिए सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6a/r⁴ -2b/r³। ये आ गया।
कब चाहिए आपको ये डेरिवेटिव? आपको ये डेरिवेटिव चाहिए जब आपका आर होता है 2a/b। आर इज 2a/b, तो यहां आर की जगह आप 2a/b रख दीजिए। तो ये d2u ओवर डी आर स्क्वायर हो जाएगा। इट्स 6a/, इट्स 2a/b to the power 4 minus 2b/, 2a/b का क्यूब। So d2u over dr square is, it's 6a/, भाई जब आप ये पावर 4 लेंगे, it's 16a to the power 4 by b to the power 4 minus 2b/, 8a cube by b cube। है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो d2u ओवर डी आर स्क्वायर, ये आ गया 16a b to the power 4, 6a b to the power 4 by 16a to the power 4 minus 2b b cube 80। So 2 3 is 6, 2 8 is 16, and this a will be the cube। 3b to the power 4 by 8a cube, b to the power 4 by 4a cube। तो अगर इसमें हम एलसीएम लें तो 8a³ एलसीएम है, ये आ गया 3b टू द पावर 4 माइनस 2b टू द पावर 4, ये आया b टू द पावर 4 बाय 8a³ विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो जाता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाता है कि ये मिनिमा है। u इज मिनिमम। u मिनिमम होने का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए, जिन लोगों से नहीं हो पाया था इसे लिखिए इतना, फिर नेक्स्ट लिखिए, फिर देखते हैं हम टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कुछ भी हमने किया दैट बहुत जर्नल है। ये ए तो नेगेटिव भी हो सकता था। क्यों कैस्पल, ए नेगेटिव क्यों हो सकता था? ए इज एनी कांस्टेंट। मेरे ख्याल से इस तरह से लेना ना कैस्पल सही नहीं होगा। अगर नेगेटिव कांस्टेंट होता यार तो वो मेंशन करता। अगर नेगेटिव कांस्टेंट्स होता ना तो मेंशन करता है कि ये नेगेटिव कांस्टेंट्स है। आप ऐसे नहीं ले सकते। अगर पॉजिटिव नहीं भी लिखा है ना तो डोंट टेक दैट एज नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो एक्सप्लिसिटली लिखता है, नहीं लिखा मतलब आप उसे पॉजिटिव ही लेके जाए। ये गलती कभी मत कर देना कि तुम एंट्रेंस में आ रहा हो और तुम ये वाला लॉजिक लगाओगे ना, चीजें बिल्कुल उलट हो जाएंगी। भाई आप लिख लीजिए इतना तो मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। जी फौजिया लिख लिया? चलिए इतना लिख लीजिए। लिखिए लिखिए इतना लिखिए।
कुछ लोग लिख रहे हैं, उन्हें लिखने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जीज में, अब टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज है। तो देखो जरा, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज में क्या क्या आता है। शायद ये इतनी लंबी लिस्ट होगी कि मैं सारा तो लिख भी ना पाऊं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज में पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बेसिकली जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 11th के सिलेबस में ये दो होती हैं। फिर आप लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, सॉलिड्स में आप करते हैं। फिर आप फ्लूइड्स में करते हैं, जिसे आप कहते हैं सरफेस एनर्जी, वो भी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में कैलकुलेट करते हैं। ये तो 11th का हो गया। फिर अब अगर मैं 12th वाले पर आऊं तो आप कई तरह की पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हैं आपके सिलेबस में। वन बाय वन आऊंगा, पहले हम ग्रेविटेशन करेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, ये सब चीजें तो बाद में जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे डिराइव करने का तो कोई मतलब नहीं बनता यार। ये अर्थ की सरफेस है। आप एक बॉडी को जिसका मास m है, उसे अर्थ की सरफेस से उठाकर कुछ h हाइट तक ले जाते हैं। आप इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाकर कुछ हाइट h तक ले जाए, तो जब आप h हाइट तक ले जाओगे, कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होता है यहाँ, दैट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज mgh। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ये मानते हुए कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां लेकर इसे mgh कह दिया। बट ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जी हार्दिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
और जरा सा ये चीज क्लियर होती है जब हम इलेक्ट्रोस्टैट में या ग्रेविटेशन में करते हैं, बट फिलहाल के लिए एक बॉडी है, h हाइट पर रख दिया, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mgh ओनली। इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरे लिए ग्राउंड है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस है। मैं एक m मास की बॉडी को रेफरेंस से कुछ y हाइट पर ले जाता हूं या h1 हाइट पर ले जाता हूं, ऊपर ले गया, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट्स mgh1। m मास की बॉडी को मैं कुछ h हाइट से नीचे ले आया, h2 हाइट नीचे ले आया, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट्स माइनस mgh2। मैं बॉडी को यहां रख देता हूं, सरफेस पे रख देता हूं। अगर नीचे ले जाऊंगा रेफरेंस लेवल के तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। जब आप यहां रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी जीरो। रेफरेंस पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जैनब, इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब आती है जब आप ड्यूरिंग कोलिजन देखते हैं। कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, कोई फोर्स नहीं लग रही। ड्यूरिंग कोलिजन कुछ पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीजें आती हैं, सिस्टम अपना शेप जब चेंज करता है तब आता है, बट इलास्टिक जब कोलाइड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो बहरहाल ये पोटेंशियल एनर्जी का हाइट पर ले गए तो प्लस mgh, रेफरेंस लेवल पर रखा है जीरो, नीचे ले गए माइनस mgh, इतना लिख लीजिए। फिर देखते हैं कुछ और केसेस में पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अलग अलग तरह के केसेस देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के। इतना लिख लीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए, छोटी सी कहानी है, लिख ली होगी आपने अब तक। मैं दो तीन ना रैंडम केसेस में जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता कैसे। चलिए गुड, ये लिख लिया आप लोगों ने ना। जब आपने इतना लिख लिया तो जरा सा नेक्स्ट देखिए, और एग्जांपल्स देखिए। आप देखो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो कुछ भी मैं यहां आपको करके दिखा रहा हूं, आप इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेंगे। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है लेंथ एल की, पहले मास यहां था, इसे मैंने रेफरेंस मान लिया है ना, ये मेरा रेफरेंस है। अब ये ऑसिलेट करती है, ये बॉडी यहां आ गई, ठीक है। भाई आप लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें, इसका मास m है, ये मास m है, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। आपको क्या लगता है, क्या पोजीशन B पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की? क्या बॉडी की कोई पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन B के ऊपर? हम्म, चलो भाई, सबको लगता है ना, क्योंकि पोजीशन B पर आते आते रेफरेंस से कुछ हाइट पर आ गया। हाइट निकालनी होती है। मैं यहां करके तो दिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये छोटी छोटी सी चीजें आप याद रखें। ये भी लेंथ एल होगी भाई, लेंथ ही तो है यहां तक। तो ये जो इतना पोर्शन है ये राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है। हाइपोटेनस दिया है, एंगल दिया है, बेस क्या आता है? एल कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा ना, एक्स बाय एल, वहां से एल एक्स निकालोगे, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना एल कॉस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर निकालना एल साइन थीटा। तो देखिए पूरा एल था, ये पूरा एल था, ये एल कॉस थीटा, तो जो बच गया दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। पूरा था एल, जो निकल गया वो एल कॉस थीटा, जो बचा वो कितना? एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज द हाइट। तो आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। दिस इज mg L minus L cos theta।
मैं चाहूंगा कि आप ये याद रखें कि ये हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा होती है। अगर आप एल कॉमन ले लें तो आप ऐसे याद रखिए एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा होती है। मतलब ये रिक्वायरमेंट है, इतना तो याद रहना चाहिए, वरना यकीन मानो कि 3 घंटे में तो पेपर कभी होगा ही नहीं। मतलब फिजिक्स के लिए 40-45 मिनट छोड़ते हैं ना, नीट वाले जेई वाला 1 घंटा छोड़ता है। कभी नहीं होकर देगा अगर ये छोटी छोटी चीजें से याद नहीं है। आप सब कुछ डिराइव करने बैठोगे तो 8-10 क्वेश्चन लेकर उठोगे, सालों गुजर जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, आता सब होगा, एंट्रेंस नहीं निकलेगा। कुछ चीजें छोटी छोटी याद रखनी पड़ती। ऐसी एक चीज और देखिए छोटी सी, कि अगर एक पॉइंट मास बॉडी थी ना, पॉइंट मास की जगह मैंने रेक्टेंगल दे दिया। मैंने तुमसे कहा रेक्टेंगल का मास एम है भाई, और इसकी लेंथ एल है, बता दो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो अच्छा इसको मैं इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दूंगा। सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया एम, भाई ये सेपरेशन कितना आ गया, एल बाई टू आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इट्स एम जी एल बाई टू। So this is the potential energy which is mgl by 2 now. ये पोटेंशियल एनर्जी है mgl by 2। बस जहां भी आपको रिजिड बॉडी दे देना, उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो, सिर्फ इतना काम कर दो, सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। ऐसी कभी कभी वो कहता है कि भाई ये सरफेस है, ये छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी कि ये तुमसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में नहीं पूछेगा, पूछ लेगा तुमसे तो ये पूछ लेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यूज करा लेगा इन चीजों को। इसको ऐसे रख दिया, कहेगा बताओ यार पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। बड़ा आसान काम है। मास मान लो एम था, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये कितना होगा बी बाई टू होगा। सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये कितना हो गया, एल बाई टू हो गया। सो दिस इज पोजीशन वन, दिस इज पोजीशन टू। पोजीशन वन में पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी बी बाई टू। पोजीशन टू में पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एल बाई टू। चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1। U2 कितना, mgl बाई टू। U1 कितना, माइनस mgb बाई टू। कॉमन सब लेना जानते हो, mg बाई टू कॉमन ले लिया और लिख दिया l माइनस बी हो जाएगा। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mg बाई टू l माइनस बी हो जाएगा। हाँ कैस्पल बिल्कुल, आप एक स्मॉल एलिमेंट लेकर पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए, वो काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एंट्रेंस में तुम वो काम नहीं करोगे ना, तुम सेंटर ऑफ मास से रख के डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन हाँ पॉइंट तुमने बिल्कुल से उठाया, अगर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो जाहिर सी बात है आपको इंटीग्रल्स यूज करने होते से। आप कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट लें, पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दें पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसमें बता दीजिए मुझे, इसमें कहीं कोई परेशानी है? इतना लिख लीजिए, मुझे बताइए इसमें अगर कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है तो इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर आते हैं। एक और ट्रिक समझ लो आप, एक और ऐसा टॉपिक जो आपकी प्रॉब्लम्स आसान कर देता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ढंग से यूज करना जानते हैं वो टाइम बचा देते हैं। जैसे खैस्पल है, खैस्पल की कोशिश होती है कि ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे, जब ये सही रहता है तो उसका आंसर बहुत जल्दी और सही आ जाता है। ये जल्दबाजी में गड़बड़ियां करता है तो बिगड़ जाता है सब। भाई लिख लिया हो तो बताइए मुझे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आएंगे, और तो कुछ इसमें पोटेंशियल एनर्जी में तो तुम्हारा ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे सिखाना हो, ग्रेविटेशन। पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग लिखूंगा जरूर मैं एक्सप्रेशन, लेकिन वहां भी कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो बहुत डिटेल सिखानी हो मुझको।
अरे लिखा आप लोगों ने, रब करूं इसे मैं? चलिए भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग समझिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, स्प्रिंग को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना होता है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा था। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया था, इट्स हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन आया। और स्प्रिंग फोर्स आपकी इंटरनल फोर्स है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, विच इज u2 माइनस u1, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। यहां आपकी जो इंटरनल फोर्स है, दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। So change in potential energy is k by 2 x2 square minus x1 square. This is change in potential energy. It's k by 2 x2 square minus of x1 square. So अब आप इसमें अगर ये कह दो कि इनिशियली सिस्टम मीन पोजीशन पर था, मीन स्प्रिंग आपकी, सिस्टम का मतलब यहां है स्प्रिंग मीन पोजीशन पर थी ना, स्ट्रेच थी ना कंप्रेस थी, तो x1 0 हो जाएगा। x1 0 होने का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी k by 2 इट्स x2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो 1 by 2, अब के x2 को यार x लिख दो, क्या 2 लेके चले जब 1 ही नहीं है, उसको भी हटा दो, तो ये कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर कब है, जब आप किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अदरवाइज कितना था, k बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, अदरवाइज इतना था k बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। बट जब आप मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना लिख डालिए, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इतना लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पर कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें यूज होंगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने में। चलो एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, इसके बाद फिर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुरू करूंगा। एक न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इतना लिखा आप लोगों ने? चलिए देखते हैं कितना दिमाग चलता है ना, ये क्वेश्चन जरा पता लगाएगा आप कितना चलता है दिमाग। तो देखिए क्वेश्चन है, अच्छी, और क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना। अ चेन ऑफ लेंथ L और मास M lies off the smooth surface
smooth hemisphere smooth hemisphere of radius r. कोई क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहो. और r इज लेस देन ग्रेटर देन l. ये चेन की लेंथ है. विद वन एंड tied at the top of hemisphere. Taking base of hemisphere एज रेफरेंस लाइन. तो जो भी तुम हाइट लोगे ना वो बेस ऑफ हेमिस्फेयर से लोगे एज रेफरेंस लाइन. फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन. ये उसने आपको इसका फिगर भी बना के दिया हुआ है. ये हेमिस्फेयर है और ये चेन रखी हुई है. ठीक है, रेड से चेन है और चेन की लेंथ है एल. मास चेन का आपको दिया हुआ है और उसने आपको और कुछ नहीं दिया यार, और कुछ नहीं दिया. ऑप्शन दिए हुए. कहता है ये mg/l/2 होगा. हेमिस्फेयर का रेडियस दिया है यार. दूसरा कहता है नहीं, ये नहीं होगा, mg/r/2 होगा. तीसरा है mg/r² sin l/r होगा. और चौथा कहता है mg/r²l. और क्या बच गया, कॉस लिख देते हैं, कॉस l/r. चलो भाई, एक ऑप्शन उठाओ, कौन सा सही लग रहा है. कैलकुलेट करके उठाना, गेस वर्क नहीं. स्मॉल एल है, स्मॉल एल. वजह लेंथ है यार, लेंथ 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 ऑफ द. एक ही एल है, कैपिटल एल जैसा तो कुछ है ही नहीं. लेंथ है, लेंथ बस. वजह गड़बड़ है. खैस्पल का सही है बस. खैस्पल सॉल्व करता है. वजह गड़बड़ आ रहा है, खैस्पल का सही है. जोया
मेघना आपका भी गलत आ रहा है। 1-2 मिनट और करो, ट्राई करो, जरा मेहनत करो, इसमें सोचने वाला न्यूमेरिकल है। जोया आपका सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। भाई और कोई कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा है ना? अच्छा आप कर रहे हैं, करिए 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 करिए, ठीक है, करिए करिए करिए। जैनब सही आ रहा है आपका, वेरी गुड। भाई ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप जिस तरह से पेन चला रहे होंगे, कट रहा होगा, कुछ सही हो रहा होगा, यही काम एंट्रेंसेस में आप 3 घंटा करते हैं। सही आ रहा है बजाज? ऐसा कभी नहीं होता कि आपको याद हो कि आंसर क्या आने वाला है, या पहली बार में आपने चलाया आपको मिल गया। होंगे 10-15% क्वेश्चंस होंगे, हर बार गलत आ रहा है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में यही आदत होनी चाहिए आपको कि लंबी कैलकुलेशन के बाद सही आंसर आना। तौहीद सही आ रहा है, अरबाब आप चेक कीजिए। आजम सही आ रहा है आपका। तो देखिए इसको करते कैसे ना, ये दिस इज थीटा, दिस इज द रेडियस आर। ये थीटा एंगल है और ये रेडियस आर। मुझे चाहिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने करा क्या, मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ उठा लिया, है ना, इसका मान लो इतना एलिमेंट मैंने उठा लिया। इस एलिमेंट की कुछ लेंथ होगी, इसकी लेंथ को मैंने कह दिया dx। अब अगर आप ढंग से देखना चाहें तो dx होगा क्या भाई, dx यहाँ एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, उस एंगल को डी थीटा कह देते हैं। रेडियस तो आर होगा। मुझे बताते जाइएगा जहां आप एग्री नहीं करते मुझसे। एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, इट्स dx डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से dx आएगा आर डी थीटा, पहला इक्वेशन, dx इज आर डी थीटा, ये आ गया। अब पूरी स्ट्रिंग का, चेन का मास है m, यूनिट लेंथ का लेंथ कितनी है l, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होगा m बाय। अच्छा एक चीज और मैं बताता चलूं, जो बच्चे प्रैक्टिस में चीटिंग करते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम लोगों को कराने होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर जगह दिख जाते हैं। जो बच्चे ड्यूरिंग क्लास इधर उधर से चीट कर कर आकर आंसर्स लिख रहे होते हैं, मतलब वो तो फॉर्म भी ना भरा करें, वो बेवजह फॉर्म के पैसे बर्बाद होते हैं। आराम से उस फॉर्म के 1000-1000 रुपए का फॉर्म होता है, उसके पैसों की मूवी वूवी देखो, तुम्हारा एंट्रेंस कभी क्रैक नहीं होने वाला। तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं हो तो वहां जाके कुछ नहीं कर पाओगे ना। प्रैक्टिस के टाइम पर तो बेवकूफ है जो टीचिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। समझदार आदमी है भाई, एंट्रेंस में जाके कर लो तो कर लो, शायद वहां से कुछ भला हो जाए, अगर कर सको तो। प्रैक्टिस के टाइम पे तो बेवकूफी है। धोखा दे रहे हैं आपको।
सो ये डीएम आ गया ना, एम बाय एल आर डी थीटा। भाई मास पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, डीएक्स लेंथ के मास के लिए क्या किया, लैम्डा को डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एम बाय एल डीएक्स एम बाय एल आर डी थीटा, डीएम आ गया। अब इस डीएम को ये इतना लिख लिया आपने, अब आपको देखना है इस डीएम की हाइट कितनी है, तो भाई ये हाइट रही होगी, ये हाइट है इसकी, ये हाइट ये एंगल थीटा था, है ना। हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल देख लो यहाँ पर। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल देख लिया, ये एच है, ये आर है। देखिए अगर ये एच है तो ये भी एच है। तो अगर मैं आपको ये दोबारा से, अच्छा यार वीडियो, अगर मैं आपको ये दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए ये आर था, नो सॉरी, ये एच है, ये वाली हाइट, ये आर है और ये एंगल थीटा है। ये बेसिकली एच है, मैंने एच के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एच ले लिया, ये थीटा था। तो आप एच को कैसे लिख सकते हैं, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पता है, ये बेस है, एच क्या होगा, आर कॉस थीटा। अरे हर्षिल हाइट ही तो होगी, ग्राउंड से तो हाइट लेते हैं, यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका ग्राउंड से जो हाइट होगी वो एच ही तो होगी। इसके पैरेलल ले रहा हूं मैं, ये था, अच्छा ये वाला रुक जाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसे मत लो, इसके पैरेलल तो मैं कहीं ले सकता हूँ ना। इसके पैरेलल ये जो था यहाँ आकर, इसके पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ले ली है, वो वर्टिकल लाइन ये था ना, इसके पैरेलल मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ले सकता हूँ ना वर्टिकल लाइन, उसको मैं एच कह रहा हूँ, जो आर कॉस थीटा होगा। ये मैंने थोड़ा सा ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, इसलिए शायद तुम परेशान हो गए। देखो ये ऐसे आया, ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने कहा इस पॉइंट की हाइट एच है, तो भाई ये मैं यहाँ भी से भी तो ले सकता हूँ, यहाँ से भी तो इसे एच ही कहूंगा, और ये एंगल हो गया आर, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला एच कॉस थीटा होगा। हाँ जी हर्षित हुआ, आर को चलिए एच हो गया आर कॉस थीटा, है ना। अब आप इस स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, एमजीएच होता है पोटेंशियल एनर्जी, डीएमजीएच हो जाएगा। डीएम कितना है, एम बाय एल आर डी थीटा, डीएम हो गया, जी हो गया, एच कितना हो गया, आर कॉस थीटा एच हो गया। सो भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स एम आर स्क्वायर जी बाय एल कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एम आर स्क्वायर जी बाय एल कॉस थीटा डी थीटा। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एम आर स्क्वायर जी बाय एल स्क्वायर जी बाय एल कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट इनिशियल एंगल से लेकर फाइनल एंगल तक जाएगी। अब देखिए फाइनल और इनिशियल एंगल्स क्या क्या है। तो फाइनल और इनिशियल एंगल की लिमिट्स के लिए आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये है आपका हेमिस्फेयर, दिस इज आर, ये एल है आपके पास, हाँ? यहां तक का एंगल है, इसे मैं अल्फा कह देता हूं पूरा, तो जीरो से लेकर यहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, अल्फा कह दिया। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा एम आर स्क्वायर जी बाय एल, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, लिमिट हो गई जीरो से लेकर अल्फा तक। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम आर स्क्वायर जी बाय एल
इट्स साइन अल्फा माइनस साइन जीरो। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में तो नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में जो स्टेप्स हैं वो मैं कई जगह यूज कर लूंगा। तो बस मुझे इसलिए ये हर साल ये न्यूमेरिकल नीट वालों को कराना होता है, वरना इस न्यूमेरिकल की जगह सेंटर ऑफ मास डिराइव करके दिखाना पड़ता है आपको ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए। अब अल्फा देख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम आर स्क्वायर जी बाय एल, इट्स साइन ऑफ एल बाय आर, एल बाय आर। चलिए इतना लिखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन एल बाय आर। चलिए लिख लीजिए इसको। फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर आते हैं। और भाई कल से मैं आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट भी साथ साथ शुरू कर रहा हूं। तो जितने भी फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं 11th वाले बच्चों को छोड़ के, कल आपकी 5:30 क्लास है, आपके ग्रुप में ऐड कर दिया गया ना, 5:30 क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट की पहली क्लास। सो हर वो चीज जो आपने अब तक देखी है, अरबाब इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में इतनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्ट्रेट चेंज। यश हाइट, डीएम जो एलिमेंट है ना, उसकी हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, height of the dm element from the base of the hemisphere. Like this is your hemisphere, this is the radius, यहां चेन का सेंटर ऑफ मास है, इसकी हाइट h। तो मैंने यहां पर एक हाइट h ले ली, ये एंगल थीटा था। भाई आप इतना लिख लें तो बताइए, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। जिन लोगों से नहीं भी हुआ था, इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। आप न्यूमेरिकल्स में ये स्टेप्स यूज किया करेंगे। हो सकता है 2 लाइन का न्यूमेरिकल हो, लेकिन इस तरह के स्टेप्स यूज कर रहा हूं। नीट में तो नहीं आता इतना लेंदी, क्योंकि 40 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 मिनट में तो ये नहीं होता किसी से। लेकिन स्टेप्स यूज करेंगे आप ये बहुत जगह। चलिए इसे लिख लीजिए। बढ़िया, बस मुझे इसे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। बस इसे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चलिए लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी देखिए कैसे कंजर्व करते हैं। सो कंजर्वेशन एनर्जी के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन
by non-conservative forces plus work done by other forces also. Change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to work done by non-conservative forces plus work done by other forces. अब अगर मैं आपसे, तो एनर्जी अभी कंजर्व नहीं है, एनर्जी का पार्ट हीट वीट की फॉर्म में जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जीरो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, मैं ऐसे लिखता हूं, इफ ओनली, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इफ ओनली conservative forces are present, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, ये भी जीरो, सब कुछ जीरो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, उसके अलावा कुछ था ही ना, सूडो वूडो कुछ नहीं था, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस थी। तो ये आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप कहोगे चेंज से कंजर्वेशन कैसे आया, तो देखिए K2 माइनस K1 होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, U2 माइनस U1 होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज जीरो। तो आप लिख सकते हैं K2 प्लस U2 इट्स K1 प्लस U1। तो इसे आप लिख सकते हैं, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट 2 is equal to mechanical energy at position 1, total mechanical energy at position। तो हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे, अगर आपका ऐसा सिस्टम है इसमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, इसे यूज करेंगे या ऐसे यूज करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि फ्रिक्शन है या सूडो फोर्स है, तो आप इसे यूज करेंगे। तो हम दोनों ही केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, बहुत कम तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ऐसे क्वेश्चन देगा जहां फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन जरूर देगा। तो ये वाली टर्म हमेशा बची रहेगी आपकी इक्वेशन। इसे लिख लीजिए, ये आज नहीं हो पाएगा, कल हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, कल 5:30 to 7।